हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। तो आज का हमारा वीडियो है लीगल मैक्सिम्स से रिलेटेड। लीगल मैक्सिम्स एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ना केवल हम लीगल मैक्सिम्स के यूज़ से अपने मेंस के आंसर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, बल्कि प्री में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें ईजी मार्क्स के तौर पे अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो लॉ का अदर डेटा है, जैसे कि बेयर एक्ट्स हो गए, केस लॉज हो गए, उनके डिटेल्स हो गए, वो पढ़ने में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि कई बार हम लीगल मैक्सिम्स को इग्नोर करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जुडिशल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर जो क्लैट देना चाहते हैं, या फिर जो अपने वेरियस कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं जो कि लीगल मैक्सिम से रिलेटेड है। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लीगल मैक्सिम्स लेके आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको उसका यूजेज और उसकी डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला लीगल मैक्सिम है जो कि आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। ये है एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम जनरली टर्म यूज़ करते हैं वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, तो एब इनिशियो सिंपली का मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द इंसेप्शन, मतलब जो कि शुरुआत से ही हो। वॉइड एब इनिशियो मतलब जो कि शुरुआत से ही वॉइड हो। जैसे कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके की होती है। एक तो होता है कि वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो कि बिगिनिंग से ही वॉइड हैं, एंड द अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है सब्सीक्वेंट वॉइडेबिलिटी, जो कि सब्सीक्वेंट स्टेज पे आती है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। कुछ देर तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ से कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। इसकी बाकी डिटेल्स हम देखें तो दिस मीन्स दैट समथिंग इज़ वैलिड और एप्लीकेबल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट और द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो कि लागू है कब से? उस जिस भी कॉन्सेप्ट के लिए हम इस मैक्सिम को यूज़ करते हैं उसके वेरी बिगिनिंग या उसके स्टार्टिंग से। अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एज वॉइड और इनवैलिड। ये वही बात आ गई जो भी हमने डिस्कस करी, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हुआ है एंड सब्सीक्वेंट वॉइडेबिलिटी की बात हुई है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना अप्रोप्रिएट होगा। सब्सीक्वेंट वॉइडेबिलिटी का एक बहुत मतलब इजी एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं कि सपोज इंडिया चाइना से अनियन एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया चाइना को फॉर एग्जांपल, लेकिन सरकार कुछ ऐसा रूल ले आती है जिससे कि ये एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? इलीगल हो जाता है। ठीक है, अब जिस दिन सरकार ये लॉ लेके आई उस दिन से क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और चाइना के बीच में एक्सपोर्ट का वॉइड हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सीक्वेंट वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग से वॉइड नहीं था। स्टार्टिंग में इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांजैक्शंस चल रहे थे, बट ड्यू टू सब्सीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अ सर्टेन लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कोर्ट रूल्स दैट अ मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, इट मीन्स दैट रूलिंग retroactively invalidates the marriage back to the beginning। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोर्ट कह देता है कि ये मैरिज वॉइड एब इनिशियो है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैरिज की इंसेप्शन से रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, एंड ये मैरिज इंसेप्शन से यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड है, यानी कि मान्य नहीं है। हमारा सेकेंड मैक्सिम है एक्शनेबल पर से, जिसका मीनिंग है द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। अब इससे समझ में आ रहा होगा आपको, एक्शनेबल पर से मतलब जो वैसे ही एक्शनेबल है, मतलब द वेरी एक्ट ऐसी है कि जिस पे एक्शन लिया जा सकता है और उस पे एक्शन लेने के लिए कोई भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल्स। दिस रेफर्स टू एन एक्शन और बिहेवियर दैट इज इनहेरेंटली रॉन्ग और पनिशेबल विदाउट नीडिंग टू प्रूव एनी स्पेसिफिक हार्म और डैमेज कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा बिहेवियर या कोई ऐसा एक्ट जो कि अपने आप में ही गलत है। ठीक है, अब सपोज आप किसी की गाड़ी खड़ी है और आपने उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसका शीशा तोड़ दिया, या फॉर एग्जांपल कोई और किसी के गुड्स को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये एक्ट ही मतलब अपने आप में क्या है? रॉन्ग है, गलत है, पनिशेबल है। ठीक है, और इसमें कोई एक स्पेसिफिक हार्म प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। This is because the law presumes damages when an absolute right is violated। ये इसलिए है क्योंकि जो लॉ क्या है वो प्रिज्यूम करता है कि जब कोई एक एब्सोल्यूट राइट है किसी में, कोई राइट वेस्टेड है किसी पर्सन में, उस राइट के वायलेशन पे अगर डैमेज होता है
जिसके पास वो राइट है, तो वो डैमेज क्या करता है, लॉ प्रिज्यूम करता है कि उस पर्सन को क्षति पहुंची है। द डैमेज दैट इज प्रिज्यूम्ड इज कॉल्ड लीगल डैमेज, और ऐसे डैमेज को हम क्या बोलते हैं, लीगल डैमेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक एग्जाम्पल है, ट्रेसपास ऑफ गुड्स इज एक्शनेबल। ट्रेसपास ऑफ गुड्स मतलब आपने किसी के गुड्स को डैमेज कर दिया, वही जैसे अभी हमने कार के एग्जाम्पल से समझा। मीनिंग दैट प्लेंटिफ डज नॉट नीड टू प्रूव द एक्चुअल डैमेज। अब एक्चुअल कितना डैमेज हुआ वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट दैट कि उसके गुड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, द एक्ट इन इटसेल्फ इज पनिशेबल। ठीक है। थर्ड लीगल मैक्सिम है एक्शियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे आर ऑफ लैटिन ओरिजिन एंड वी एज हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकर्स कैन नॉट प्रोनाउंस देम सो करेक्टली एंड फ्लुएंटली। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार आप गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन वाला टैब क्लिक करके ज़रूर सुनना कि एक्चुअल में ये कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो फिलहाल एज पर माई नॉलेज इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एक्शियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना। इसका मतलब है ए पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। मतलब कि अगर किसी के पास कोई पर्सनल राइट ऑफ एक्शन है, कोई ऐसी चीज़ जिसके खिलाफ वो सिर्फ एज अ पर्सन सिर्फ पर्सनली ही एक्शन ले सकता है, तो ऐसा राइट क्या है, डाइज विद द पर्सन। मतलब वो एक्शन लेने का राइट भी पर्सन की डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है। आइए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। When a person passes away, any personal legal right they had also ceases to exist. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन की डेथ होती है तो कोई भी पर्सनल राइट जो उसके पास था वो राइट भी क्या हो जाता है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है। दिस मैक्सिम अप्लाइज टू सर्टेन लीगल एक्शंस सच एज दोज रिलेटेड टू पर्सनल इंजरीज, असॉल्ट और डेफेमेशन। हाँ, इसका डेफेमेशन एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि डेफेमेशन जो है इन पर्सन होती है। डेफेमेशन कभी भी जब तक डेफेमेशन के थ्रू उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया जाए या किसी ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व ना किया जाए उसके थ्रू, तब तक वो डेफेमेशन क्या रहती है, एक पर्सनल राइट रहती है। ठीक है। तो यदि किसी की डेफेमेशन हुई है एंड दैट पर्सन डाइज, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पर्सन हु हैज डिफेम्ड द डिसीज्ड। हाउएवर मॉडर्न लीगल सिस्टम्स हैव रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस टू दिस मैक्सिम। लेकिन ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के साथ एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है। Some types of there are certain type of actual actions or contractual obligations or property rights that survive after the death of the person. हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ से भी रिलेट कर सकते हैं। ये आपको याद होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा। जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया किसका, एक पिक्चर पेंट करने का। नाउ बी, इफ बी डाइज देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, क्योंकि बी के पास ये पर्सनल राइट था। ठीक है। तो ए इन दिस केस कैन नॉट टेक एन एक्शन अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर नॉट फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ हम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन है तो वो सिर्फ वो पर्सन ही या उसके अगेंस्ट ही यूज़ की जा सकती है। ठीक है। फोर्थ लीगल मैक्सिम इज एक्टिस रियस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया। ये आईपीसी से रिलेटेड मैक्सिम है और ये क्रिमिनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। दिस मैक्सिम इज बेसिकली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया। अंडर क्रिमिनल लॉ जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है तब तक नो चार्जेस कैन बी इम्पोज्ड अपॉन यू। अब जब आप क्रिमिनल लॉ डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कई तरीके की ऑफेंसेस होती हैं। मतलब कुछ होती हैं ऑफेंसेस जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की होती हैं। उन केसेस में मेंस रिया डज नॉट प्ले अ क्रिटिकल रोल, बट अदरवाइज जनरली इन क्रिमिनल लॉ मेंस रिया इज ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस। एंड ये मैक्सिम क्रिमिनल लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ में इंग्रेन्ड है ये। तो सिंपली इसको अगर हम पुट करें तो ये क्या है कि एक्शन जो है किसी पर्सन का वो तब तक कल्पेबल नहीं है, यानी कि पनिशेबल नहीं है, जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं है। एक एक्ट इनोसेंस से की गई एक्ट है ना, कभी भी पनिशेबल नहीं होगी unless and until obviously it is an exception, that is it falls under the concept of strict liability. तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज हम स्ट्रीट पे चल रहे हैं ना और हम बहुत तेज तेज चल रहे हैं, सामने से भी कोई पर्सन अचानक से उसी स्पीड पे चलता हुआ आता है और
एक कोलिजन होता है जिसमें कि माइनर चोट आपको लगती है, माइनर चोट सामने वाले को लगती है। तो क्या इस केस में आपको लगता है कि कोई क्रिमिनल केस अराइज हो सकता है या कोई एफआईआर लिखवाएगा इस केस में? नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि इंटेंशनली नहीं किया गया है, दिस इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। तो इसको हम इस मैक्सिम से रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि पीनल लाइबिलिटी तब तक अराइज नहीं होती है जब तक हमारा क्या है, गिल्टी माइंड नहीं है। सो बेसिकली दिस मैक्सिम इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीनल लाइबिलिटी that states that a person cannot be guilty of a crime unless both the intent and the act are present। मतलब कोई भी एक्ट के गिल्टी होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो गिल्टी एक्ट होनी चाहिए एंड ऑल्सो इट शुड बी अकम्पनीड विद द गिल्टी माइंड। अब जब भी आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ लिया होगा तो इसमें कोई भी मतलब पीनल लाइबिलिटी अराइज करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस इज बेसिकली द फिजिकल एलिमेंट दैट इज एक्सटर्नल टू द डिफेंडेंट्स थॉट, मतलब जो कि उसने एक्ट किया, और मेंस रिया इज द गिल्टी माइंड जो कि है स्टेट ऑफ माइंड। मतलब कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए एक्टस रियस मेंस रिया का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग के केस में वी डू नॉट कंसिडर दी मेंस रिया पार्ट, इट विल बी पनिशेबल, ठीक है। अगर आपकी इंटेंशन है नहीं है, अगर आप किडनैपिंग के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करते हैं देन इट विल बी पनिशेबल, ठीक है। सिमिलरली बाइगेमी में भी मेंस रिया हो ना हो, इट इज़ इररिस्पेक्टिव कि आपने अपनी फर्स्ट वाइफ को हर्ट करने के लिए दूसरी शादी करी या किसी और वजह से करी, दैट इज़ इममटीरियल। द फैक्ट कि आपने सेकेंड मैरिज करी, योर एक्ट बिकम्स पनिशेबल। सो अभी हम बात कर रहे हैं एक्टस रियस प्लस मेंस रिया की। तो कोई भी क्राइम करने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। पहले आप कुछ गलत सोचोगे, सपोज ए वॉन्ट्स टू किल बी बिकॉज बी स्टोल हिज मनी फ्यू ईयर्स अगो। तो ए ने पहले सोचा कि मैं इसको मारूं, क्यों? उसके पीछे मोटिव क्या था? उसके पीछे मोटिव था कि इसने मेरा सामान चुराया था, मेरा पैसा चुराया था। नाउ ए किल्स बी। अब क्या हो गया? एक्ट भी हो गई और पहले उसकी इंटेंशन सोची जा चुकी थी। नाउ दिस बिकम्स, व्हेन बी डाइज दिस बिकम्स अ पनिशेबल एक्ट। जब तक ए सोच रहा है तब तक वो एक्ट वो थॉट पनिशेबल नहीं है, बट व्हेन एक्टस रियस इज कंबाइंड विद मेंस रिया देन इट बिकम्स पनिशेबल। तो आइए चलते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट मैक्सिम की तरफ। मैंने इस स्लाइड में केवल 5 मैक्सिम्स रखे हैं ताकि इन वीडियोस की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आपको इजीली मैं ये कन्वे कर पाऊँ कि मैक्सिम्स जो हैं बहुत ही इजीली समझे जा सकते हैं एंड इनका यूजेज बहुत ही सिंपली किया जा सकता है एंड आप बोर भी ना हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी वीडियोज़ ही आपके लिए लाऊँ। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मैक्सिम। एक्टरी इनकम्बेट ओनस प्रोबेंडी। प्लीज़ इसका भी प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा। इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ पे लाई करता है, क्योंकि प्लेंटिफ एक्शन लेके जाता है कोर्ट में। द प्लेंटिफ ब्रिंग्स द सूट टू द कोर्ट। तो उस जो सूट है, उस जो प्लेंट है, उसके फैक्ट्स को प्रूव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्लेंटिफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिटेल क्या है इसकी? It is a fundamental principle of justice in legal proceedings that ensures fairness and that courts do not presume claims to be true without evidence. सबसे important चीज़ लीगल सिस्टम की क्या है? लीगल सिस्टम is dependent upon facts and evidences। ठीक है, वहाँ पे हवा में कोई बात नहीं होती है। कोर्ट ऑफ जस्टिस में हवा में, है ना, एंड अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे, अपने पर्सनल ओपिनियंस पे, किसी के कहे हुए पे, किसी, है ना, थर्ड पर्सन की जजमेंट पे डिसीजंस नहीं होते हैं। एनीथिंग दैट मैटर्स इन कोर्ट इज़ नथिंग बट एविडेंस। तो जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस जो कोर्ट में केस ला रहा है, पहले उसकी ड्यूटी बनती है ना प्रूव करने की कि वो कोर्ट में केस लाया है, किसी के ऊपर उसने एलिगेशन लगाई है, तो पहले वो प्रूव करे विद द हेल्प ऑफ एविडेंस कि हाँ, मैं जो फैक्ट्स लेके आया हूँ कोर्ट के सामने वो फैक्ट सच हैं और अब मैं चाहता हूँ कि डिफेंडेंट मेरे इन फैक्ट्स के ऊपर बात करे। तो सिविल केसेस में आइए जानते हैं इसका महत्व। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव देयर क्लेम्स विद एविडेंस। ठीक है, जो हमने अभी बात करी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्लेंटिफ इज सुइंग फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड। मतलब सपोज ए ने बी को बोला कि मैं आपको 30th of January तक
माल सप्लाई कर दूंगा, जिससे कि आपको जो सी को सामान देना है ना, आप 1 फेब को दे पाएँ, क्योंकि सपोज बी का सामान पहुंचने में 1 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो 30th तक जब बी को मिलेगा तभी तो वो 1 फेब को सी को दे पाएगा। अब ए जो है फेल कर जाता है 30th को सप्लाई करने में, और वो सप्लाई करता है 1 फेब को करने के लिए, बोलता है बी को, तो बी क्या है, मना कर देता है कि नहीं भाई, मुझे ये सामान 30th को चाहिए था और मैं अब इसके डैमेजेस क्लेम करूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो बी इस केस में अगर कोर्ट जाएगा तो पहले बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो सामान है उसको 30th तक क्यों चाहिए था, क्या ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट थी उसकी, और 30th तक उसके पास वो सामान नहीं पहुंचा है। ओनली इन दैट केस ए विल बी लायबल टू रिस्पॉन्ड टू बीज क्लेम्स, या फिर बी का क्लेम विल बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी शॉर्टकमिंग लगती है या आप चाहते हैं कुछ और अच्छे बेटर वे में मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें प्रेजेंट करूं, तो प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल कम विद अनदर वीडियो सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।